हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम एक नए सीरीज़ के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ये सीरीज़ टीआरई 4.0 के लिए चल रहा है, जिसमें एसएसटी के सारे प्रश्न होंगे किरण पब्लिकेशन से। ये क्लास 9-10 के लिए है। आप हमारे क्लास से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपकी टीआरई 4.0 की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे मेरे क्लास का। आइए क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ऑप्शन 1 हो जाएगा पांडुचेरी, ऑप्शन 2 हो जाएगा माहे, ऑप्शन 3 हो जाएगा गोवा, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन 1 हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम। ऑप्शन 2 हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला। ऑप्शन 3 हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई किनके बीच की गई थी? तो ईस्ट इंडिया और सिराजुद्दौला के बीच की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तलिपि उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। क्या बताया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 2 हो जाएगा केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, या ऑप्शन 3 हो जाएगा केवल विदेशी शासन की स्थापना, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सभी कारण थे फ्रेंड्स, ये सभी कारण थे। मैं आपको बताती हूँ, केवल ब्रिटिश निर्माण के उद्योग से प्रतिस्पर्धा, और ये हो जाएगा केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना। ऑप्शन 3 भी हो जाएगा केवल विदेशी शासन की स्थापना। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? स्वराज को लक्ष्य घोषित कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन 1 देख लेते हैं बम्बई, ऑप्शन 2 देख लेते हैं कोलकाता, ऑप्शन 3 लखनऊ, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसे याद रखेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। सन 1920 में कलकत्ता में आयोजित, या ऑप्शन 2 हो जाएगा नागपुर कांग्रेस 1920, या ऑप्शन 3 हो जाएगा लाहौर कांग्रेस 1929, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लाहौर 1929। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निज़ाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था?
फिर से रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निज़ाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा पुलिस कार्रवाई द्वारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा सैनिक कार्रवाई द्वारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा अनुयायी द्वारा, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सैनिक कार्रवाई द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सैनिक कार्रवाई द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? ऑप्शन 1 हो जाएगा 1932, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1939, ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड्स 1935, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1935। इसका राइट आंसर 1935 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाटरलू कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन 2 हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन 3 हो जाएगा बेल्जियम में, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बेल्जियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बेल्जियम हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, विश्व में वाटरलू नाम से 2 नगर है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा आइओ प्रांत में सीडर नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा वाटरलू नामक नगर बेल्जियम में स्थित है। ये नेपोलियन वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में हार गया था। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। पहला कहाँ है? तो पहला हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरा है बेल्जियम में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक भारत के मंदिरों का नाम किसके द्वारा बंधों को दिया गया था? बंधों को दिया गया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शन 1 हो जाएगा लोथल, ऑप्शन 2 हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 देख लेते हैं ऐत्रेय, ऑप्शन 2 देख लेते हैं मैत्रेय, या ऑप्शन 3 हो जाएगा नागार्जुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऐत्रेय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऐत्रेय हो जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ आपको प्रश्न। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ऐत्रेय को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 52 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिसर को संरक्षण प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन 2 हो जाएगा अशोक, ऑप्शन 3 हो जाएगा महाकश्यप उपाली, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अशोक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी?
हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? ऑप्शन 1 हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन 2 हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन 3 हो जाएगा नालंदा। देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है। मैंने ये आपको पढ़ाया है, सेट नंबर 4 में भी मैंने ये पढ़ाया है आपको। ये यानी कि तैयारी 3 में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप याद नोट कर लें। अगर आपके पास पेन और कलम और आपके पास कॉपी है तो इसको नोट ज़रूर कर ले। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नालंदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नालंदा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। मुलत चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुलत चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन 2 हो जाएगा प्राकृत, ऑप्शन 3 हो जाएगा अरबी, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अरबी चचनामा भाषा लिखा गया था। चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो चचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी फ्रेंड्स। चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक अरबी ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन, प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रमाणित स्रोत है। यह अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है। यह अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है, जिसे नहीं जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करिएगा। चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ऑप्शन 1 हो जाएगा हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन 2 हो जाएगा बौद्ध और जैन, ऑप्शन 3 हो जाएगा हिंदू बौद्ध और जैन, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हिंदू बौद्ध और जैन। हिंदू बौद्ध और जैन ये तीनों ही हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 56 क्या कह रहा है? स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। तो कौन सुल्तान था? देखिए देख लेते हैं ऑप्शन 1 में बलबन हो जाएगा, ऑप्शन 2 में अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन 3 में मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी किसने कहा? कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है फ्रेंड्स, बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए धर्म की स्थापना तथा विश्व विजेता की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, इसको सुनने की कोशिश करें। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना तथा विश्व विजेता की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में भी स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया। ये अपने आप को जो है द्वितीय सिकंदर घोषित कर रहा था। कौन कर रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? और क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित, अक्सर ये पूछता है किसने बनवाया था, ये नेगेटिव टाइप क्वेश्चन है। किसने नहीं बनवाया था? निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा ग्वालियर का किला, ऑप्शन 2 हो जाएगा आगरा का किला, ऑप्शन 3 हो जाएगा लाहौर का किला, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था। ग्वालियर का किला किसने नहीं बनवाया था? तो अकबर ने नहीं बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसकी संक्षिप्त भी देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में निर्मित ग्वालियर फोर्ट एक हिल फोर्ट है जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट स्थित है। यह फोर्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर पर आधारित है जिसमें दो महल
गुरजारी महल और मन मंदिर महल शामिल है। इस फोर्ट का निर्माण 8वीं शताब्दी में मान सिंह तोमर ने करवाया था। तो इसका किसने करवाया था, किसने बनवाया था इसे? तो मान सिंह तोमर ने बनवाया था। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला किसने बनवाया था फ्रेंड्स? तो मान सिंह तोमर ने बनवाया था ग्वालियर का किला। याद रखेंगे, अगर ये अकबर ने नहीं बनाया तो ये किसने बनाया था? तो मान सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था फ्रेंड्स, मान सिंह ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था, क्या था? देखते हैं ऑप्शन। ज़ेरोमिनो बेरोनियो, ऑप्शन 2 हो जाएगा उमरा दानिश मंद खां, ऑप्शन 3 हो जाएगा ट्रैबनरियर, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ट्रैबनरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं, इसका संक्षिप्त भी पढ़ के आपको सुना देते हैं। फ्रेंच जौहरी ट्रैबनरियर 1641 से, इसका शासन कब था? 1641 से 1687 ईस्वी तक शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 1641 से 1687 ईस्वी तक शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? अंग्रेज ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? उसका सही क्रम क्या है फ्रेंड्स? उसका सही क्रम क्या है? आइए देखते हैं उसका सही क्रम क्या है, देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। पहला देख लेते हैं कलकत्ता बम्बई मद्रास सूरत, दूसरा हो जाएगा बम्बई मद्रास सूरत कलकत्ता, या 3 हो जाएगा सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सूरत कलकत्ता मद्रास बम्बई, सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे, अपना जो व्यापार केंद्र स्थापित किया था, जो तो कहाँ पे शुरू किया था? तो सूरत मद्रास और बम्बई कलकत्ता में इन्होंने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है फ्रेंड्स, TRE 1 में भी आया हुआ प्रश्न है। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? ऑप्शन 1 हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन 2 हो जाएगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन 3 हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह उस समय के राजा थे, ठीक है, नवाब थे। वाजिद अली शाह नवाब थे। किस समय? 1856 में, जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तो कौन थे नवाब? तो वाजिद अली शाह थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं 61, 62 हो गया क्वेश्चन नंबर 61 मिसिंग हो गया लगता है फ्रेंड्स। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन 1 हो जाएगा बम्बई, ऑप्शन 2 हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन 3 हो जाएगा लखनऊ, या ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है। मतलब इसका ये रिपीट जहाँ पर डबल क्वेश्चन हो जाता है एक ही सेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है फ्रेंड्स, इसको याद रखने की कोशिश करें। स्वराज
1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बम्बई हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम इसकी संक्षिप्त भी पढ़ देते हैं आपके लिए। जब करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की तो परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। विदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई फ्रेंड्स? तो 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। विधिवत रूप से लागू हुआ तो आंदोलनकारियों ने यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मनाया था। वंदे मातरम गीत गाया। कालांतर में यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन में भारत में ब्रिटेन के लिवरपूल और मैनचेस्टर में बने कपड़े का बहिष्कार भारतीयों द्वारा किया गया तथा खादी को बढ़ावा दिया गया था। मैनचेस्टर में बने कपड़े का जो है बहिष्कार कर दिया गया और भारतीयों द्वारा किया गया तथा खादी को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें। तो किसने कहा था, ये देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन 2 हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन 3 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वायदे पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 2 हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन 3 हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। लॉर्ड बेंटिक ने कहा था प्रारंभिक अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड बेंटिक ने किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन 2 हो जाएगा बिहार, ऑप्शन 3 हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर सभी जानते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदाम रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, कौन है वह? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बाबा रामचंद्र, ऑप्शन 2 हो जाएगा झिंगुरी सिंह, ऑप्शन 3 हो जाएगा यदुनंद शर्मा, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाबा रामचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और ऑप्शन 1 देख लेते हैं और क्या था? सूफी संत, ऑप्शन 2 हो जाएगा फारसी
तथा हिंदी का लेखक और विद्वान। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा इतिहासकार। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि ये सारी क्वालिटी इनमें थी। सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा अल्बुकर। ऑप्शन 2 हो जाएगा जोआ डी कैस्ट्रो। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं फ्रेंड्स। भूमि की पट्टेदारी की रैयतबाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है। ऑप्शन 1 हो जाएगा रैयत वह भूमि स्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा रैयत वह खाली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। यह उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रैयत वह भूमि स्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का, यानी कि अपने कब्जे में जो भूमि है उसको निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को देता है, खुद से ही जो है लगान यानी कि टैक्स देता है सरकार को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, 17 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महात्मा गांधी को। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा महात्मा गांधी को। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, A.O. ह्यूम हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन है, तो A.O. ह्यूम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। न 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था, वह कौन था। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था, तो वह कौन था, देखते हैं। कल्पना दत्त। ऑप्शन 2 हो जाएगा सूर्य सेन। ऑप्शन 3 हो जाएगा दिनेश गुप्ता। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दिनेश गुप्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश गुप्ता। ये 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। चटगांव शस्त्रागार में शामिल होने वाले मुख्य क्रांतिकारी थे सूर्य सेन। मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, तो सूर्य सेन थे। कौन थे, मुख्य क्रांतिकारी कौन थे फ्रेंड्स, तो मुख्य सूर्य सेन थे। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ये प्रश्न सूर्य सेन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 72। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा के.एम. पणिक्कर। ऑप्शन 2 हो जाएगा B.K. कृष्णा मेनन। या ऑप्शन 3 हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। ये सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत विजय
लक्ष्मी पंडित थे। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। लक्ष्मी पंडित जो है कैबिनेट मंत्री बनने वाली जो पहली महिला थी, ये 1900 कब फ्रेंड्स, तो 1934 में 34 ईस्वी को इनको फांसी पे लटका दिया गया था। 12 जनवरी 1934 को इनको जो है 1937 में जो ये महिला संयुक्त फ्रांस की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी। ये 1953 में, ये कब हुई थी, तो 1953 में फ्रेंड्स, 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली यह विश्व की प्रथम महिला थी। ये विश्व की प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम महिला थी, लक्ष्मी पंडित। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? ये देखते हैं ऑप्शंस। नंदलाल बोस, 2 हो जाएगा अंबेडकर, 3 हो जाएगा वीर सावरकर, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर वीर सावरकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर वीर सावरकर हो जाएगा फ्रेंड्स। वीर सावरकर ने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था फ्रेंड्स। वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी चिंतक, सिद्धांत लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी नेता भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं 74। निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1। आइए देखते हैं, 2 3 4 1। एक का 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, जनित दास का 2 हो जाएगा, चित्रकारी हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी, जनित दास का चित्रकारी हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा परवीन सुल्ताना का 3 हो जाएगा, हिंदुस्तानी संगीत। ऑप्शन 4 का सी का हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता का हो जाएगा सी, यानी कि कंठ संगीत हो जाएगा, कंठ संगीत हो जाएगा। उस्ताद विलायत खां का हो जाएगा सितार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन 1 हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन 2 हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 हो जाएगा स्कंदगुप्त, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा, याद रखने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश का राजा स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। कब हुआ था हुणों का आक्रमण? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुणों से स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ और हुण जो है पराजित हो गए। इस युद्ध का उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। स्कंदगुप्त में के जूनागढ़ अभिलेख में भी हुणों का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन 1 हो जाएगा पालों के, ऑप्शन 2 हो जाएगा चोलों के, ऑप्शन 3 हो जाएगा पल्लवों के, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पल्लवों का, ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा पल्लवों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पल्लव शासन नरसिम्हा वर्मन प्रथम के काल में एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है यह निर्माण हुआ। ये सभी महाबलीपुरम में विद्यमान है। इसमें धर्मराज रथ सबसे पहले प्रसिद्ध है। कौन सा रथ प्रसिद्ध है? तो धर्मराज रथ सबसे पहले प्रसिद्ध है। इन रथ मंदिरों को सप्तपोड़ा कहा जाता है। इन रथों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सप्तपोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विश्व प्रसिद्ध तख्ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल वंश में रखा गया था? फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, जो मैंने पहले भी कहा, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है, ये TRE 1 में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। इसे नोट कर लें। विश्व प्रसिद्ध तख्ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में दीवाने खास में, या ऑप्शन 2 हो जाएगा आगरा का नया किला में, या ऑप्शन 3 हो जाएगा दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम में, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। इक्ता प्रथा भी आया हुआ है प्रश्न, मैंने आपको इससे पहले इक्ता प्रथा पढ़ाया है। इक्ता सिस्टम निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? ऑप्शन 1 हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के समय में, ऑप्शन 2 हो जाएगा मुगलों के समय में, ऑप्शन 3 हो जाएगा चालुक्यों के समय में, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के समय इक्ता प्रथा का जो है प्रचलित हुआ था, दिल्ली सल्तनत के समय में। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 80 देख लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा, सर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ फिर से ये क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा सर थॉमस मुनरो, और ऑप्शन 2 हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, या ऑप्शन 3 हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सर थॉमस मुनरो हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपको संक्षिप्त बताने में अच्छा लगता है, और बताने से आपको ये याद रखने की कोशिश भी करेंगे फ्रेंड्स। हेस्टिंग का प्रतिभाशाली प्रशासक थॉमस मुनरो 1820 में मद्रास का गवर्नर बना। कब बना फ्रेंड्स? मद्रास का ये गवर्नर कब बना? तो 1820 में। कब बना फ्रेंड्स? तो 1820 में। याद रखने की कोशिश करेंगे, 1820 में बना था गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, 1820 में गवर्नर बना था, और वहाँ रैयत बाड़ी कर व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था लागू की? तो रैयत बाड़ी का व्यवस्था लागू की, जिसमें कृषकों को भूमि का स्वामी माना जाता था। मद्रास में मुनरो का यह महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है फ्रेंड्स, कब आया था? तो 1820 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख, ये लास्ट प्रश्न था क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली सीरीज़ में भी ये मैं आपको जो क्लास प्रोवाइड करती हूँ, ये क्लास आपको मिल जाए, और मेरी क्लास को आप अटेंड कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरा हर एक अपडेट आप तक पहुंचेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपडेट ये है फ्रेंड्स TRE 4.0 के लिए कि सिलेबस चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। आपको ये सीरीज़ यहाँ तक तो मैंने दे दी, अगर नेक्स्ट मुझे मिल जाएगा, और मैं ये करूँगी कि आपको कोशिश करूँगी आपको नए पैटर्न से फिर से मैं आपको पढ़ाऊँ, या नेक्स्ट जो है मैं जिस बुक से पढ़ाऊँगी उस बुक से प्रश्न आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे चैनल को इसके लिए जो है आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज़ और चलाऊंगी, उसके बाद से मैं नए सिलेबस पे आपको बात करूंगी, नए सिलेबस की टॉपिक पे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस बार आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, ताकि आपका किसी भी सिलेबस से आए, चाहे पीछे या आगे, आपको उससे में कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। इसके लिए